हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जेनेटिक्स बहुत ज्यादा टफ होती है। ऐसा नहीं है, बस आपको जेनेटिक्स के क्या होने चाहिए, बेसिक क्लियर होने चाहिए। अगर आपको जेनेटिक्स के बेसिक क्लियर है तो आपको जेनेटिक्स समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद जेनेटिक्स विद बेसिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं किस बेसिक से। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो फादर ऑफ, तो जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स थे ग्रेवियर ग्रिगोर जोहन मैंडल। जोहन मैंडल। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पाइसम सेटाइवम पे वर्क किया था। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गार्डन पी। ओके, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन थे? बैटसन। बैटसन कौन थे? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। जिन्होंने जेनेटिक्स पे एक्सपेरिमेंट किया था वो थे टी.एच. मॉर्गन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई। ओके, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स ये थे सर आर्चीब्लेड गैरोल्ड। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था बेटा, सर आर्चीब्लेड गैरोल्ड ने क्या किया था, इन्होंने वर्क किया था ह्यूमन जेनेटिक्स पे, स्पेशली ऑन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि जो जीन्स हैं ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मेटाबॉलिक पाथवेज के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर जीन में क्या होगा, डिफेक्ट, अगर जीन में डिफेक्ट होता है तो क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे। ठीक है, तो इन्होंने सबसे फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर दिया था अल्कापुटिनेरिया। ठीक है, ये क्या था, फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, फादर ऑफ न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स। फादर ऑफ न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स। तो न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स के फादर थे एडवर्ड टेटो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, एडवर्ड टेटम, इनके साथ थे जॉर्ज
बेल्स विडल। तो इन दोनों ने क्या किया था बेटा, इन दोनों ने क्या किया था, न्यूरोस्पोरा क्रेसा, न्यूरोस्पोरा क्रेसा, न्यूरोस्पोरा 1 मिनट, इन्होंने क्या किया था, न्यूरोस्पोरा क्रेसा पे क्या किया था, वर्क किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, न्यूरोस्पोरा स्पीशीज ली थी, कौन सी, न्यूरोस्पोरा क्रेसा। तो बेटा इन्होंने क्या किया, न्यूरोस्पोरा क्रेसा को एक्सपोज किया एक्सरेज में। जब इन्होंने एक्सरेज में इसको एक्सपोज किया तो बेटा इसमें हुई म्यूटेशंस। जब इसमें म्यूटेशंस हुई तो क्या हुआ, डिफेक्ट्स हो गए, किसमें, प्रोटीन्स में और एंजाइम्स में। ठीक है, फिर बच्चे जैसे प्रोटीन और एंजाइम में अगर डिफेक्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली जो मेटाबॉलिक पाथवेज होंगे उसमें भी क्या हो गया, डिफेक्ट इन मेटाबॉलिक पाथवेज। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो जीन होता है ये क्या करता है, कोड स्पेसिफिक प्रोटीन। ठीक है, और यही स्पेसिफिक प्रोटीन क्या करते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स बनाते हैं, और वो एंजाइम्स क्या कराते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज। तो इन्होंने कहा कि अगर हमने न्यूरोस्पोरा क्रेसा स्पीशीज ली, उसको हमने एक्सपोज किया एक्सरेज में, तो उसमें हो गई म्यूटेशंस। जब म्यूटेशंस हो गई तो जीन ने क्या किया, जीन ने प्रोटीन्स नहीं बनाए, उसमें डिफेक्ट आ गया, एंजाइम्स में डिफेक्ट आ गया, ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिक पाथवे में भी क्या हो गया, डिफेक्ट्स आ गए। तो उन्होंने कहा सीधा हमें यही से पता चलता है कि जीन है ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करते हैं और फिर स्पेसिफिक एंजाइम्स बनाते हैं, फिर उससे वो एंजाइम क्या करवाते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज करवाते हैं। तो इन्होंने टर्म दिए, इन्होंने कहा 1 जीन 1 एंजाइम। ये किन्होंने दिया, एडवर्ड टेटम और जॉर्ज बेल्स बीडल ने। ओके, तो जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स एक साइंस है जो किससे डील करती है, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो जेनेटिक्स एक साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशंस के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स डील करती है हेरिडिटी और वेरिएशन से। तो बेटा हेरिडिटी क्या होती है, ग्रैंड पेरेंट्स हमने लिए यहां पे, पेरेंट्स चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स के चिल्ड्रन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेनी भी बोलते हैं या फिर ऑफस्प्रिंग। ओके, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, प्रोजेनी भी बोल सकते हैं बच्चों को और ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होता है,
ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं किसमें, पेरेंट्स में। पेरेंट्स अपने कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं चिल्ड्रन में। तो बच्चा, तो लेट ग्रैंड पेरेंट्स बी जनरेशन 1, पेरेंट जनरेशन 2, चिल्ड्रन जनरेशन 3। तो ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या किया, अपने कैरेक्टर किसको दिए, पेरेंट्स को दिए, पेरेंट्स ने किसको दिए, चिल्ड्रन को। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो हेरिडिटी को हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी को हम बोलेंगे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हेरिडिटी को हम बोलेंगे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स from one generation to next generation। ठीक है, तो हेरिडिटी में हम पढ़ते हैं कि कैरेक्टर को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी से एक और रिलेटेड वर्ड है जिसको हम बोलते हैं बच्चे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, तो मैक्सिमम टीचर्स बोलते हैं कि जो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस है ये सेम है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये लिटिल बिट क्या है, डिफरेंट है। ओके, ये क्या है, लिटिल बिट डिफरेंट है। ओके, तो बच्चे जैसे कि ग्रैंड पेरेंट ने अपने कैरेक्टर किसको दिए, पेरेंट्स को दिए, पेरेंट्स ने अपने कैरेक्टर किसको दिए, चिल्ड्रन को दिए। तो इसके बीच वो जो कैरेक्टर्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। कोई ऐसी प्रोसेस होती होगी ना, इंटरनली कोई ऐसी प्रोसेस होती होगी जिससे ये कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, इंटरनल प्रोसेस which is responsible for character transfer called inheritance। ठीक है, कोई ऐसी इंटरनल प्रोसेस होती है जो क्या कर रही है, कैरेक्टर को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है। उसी इंटरनल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है, बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। इंटरनल प्रोसेस। ठीक है, तो बेटा ये जो इनहेरिटेंस हो रही है, इंटरनल प्रोसेस हो रही है, जी कोई ऐसा फैक्टर होता होगा जो इस इंटरनल प्रोसेस को करवा रहा है। कुछ तो होता होगा ना कि जो इस प्रोसेस को करवा रहा है, वो कौन करवा रहा है, उस फैक्टर का नाम है जीन। उस फैक्टर का क्या नाम है, उस फैक्टर को हम बोलते हैं जीन। ठीक है, तो सबसे पहले जीन को फैक्टर किसने बोला था, मेंडल ने। ठीक है, मेंडल ने क्या बोला था कि कुछ फैक्टर है जो क्या कर रहा है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहा है। उन्होंने जीन नहीं बोला था, उन्होंने बोला था फैक्टर। बाद में लेटर ऑन इस फैक्टर का नाम रखा गया था जीन। ठीक है, तो जीन क्या है, इस इंटरनल प्रोसेस को, इनहेरिटेंस प्रोसेस को क्या करवा रहा है, ये इसको सॉरी जो जीन है वो क्या कर रहा है, इनहेरिटेंस की प्रोसेस को करवा रहा है। इसलिए जीन को हम क्या बोलते हैं, इसलिए जीन को बोला जाता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हम कर रहे हैं वेरिएशंस क्या होती हैं। वेरिएशंस,
तो वेरिएशन बेटा ये क्या होता है, सपोज ग्रैंड पेरेंट्स, सॉरी ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन। तो बेटा आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने कैरेक्टर किसको दिए, आपके पेरेंट्स को, पेरेंट्स ने किसको दिए, चिल्ड्रन को। बट कैरेक्टर्स तो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं, बट आप इतना बताओ कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, क्या वो एग्जैक्ट कॉपी, आपके जो पेरेंट्स हैं क्या वो एग्जैक्ट कॉपी है आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, not exact copy of, not exact copy of grandparents। ठीक है, तो आपके अंदर किसके करेक्टर है, आपके पेरेंट्स से। क्या आप अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी हो, नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स। तो इसी को हम कहते हैं वेरिएशन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। आपके पेरेंट्स ने आपको कैरेक्टर पास किए, बट आप अपने पेरेंट्स की तरह 100% नहीं दिख रहे हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो पेरेंट्स, जैसे कि आप 3-4 भाई बहन हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स के कितने बच्चे, 3 बच्चे हैं सपोज, ठीक है, 2 डॉटर हैं, 1 सन 2 डॉटर। ठीक है, तो क्या ये डॉटर सन की तरह दिखेगी, नहीं। क्या सन थर्ड वाली डॉटर की तरह दिखेगा, नहीं। तो इनमें भी क्या होगी, वेरिएशन। इसी को हम कहते हैं वेरिएशंस। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स और चिल्ड्रन में भी क्या है, वेरिएशन। ठीक है, तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ डिफरेंस between parents to progeny, second progeny to progeny। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं डीएनए का कंसेप्ट। डीएनए, जीन, क्रोमोसोम। ठीक है, तो बेटा ये मेरे पास क्या है, एक ओपन डीएनए है, नीचे ये कंडेंस डीएनए है, और नीचे फुली कंडेंस डीएनए। ठीक है, तो डीएनए की कितनी फॉर्म्स है, डीएनए की है 3 फॉर्म्स। ठीक है, डीएनए 3 फॉर्म्स में होता है। तो इसमें यहां बीच में होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो बच्चा इसको हम बोलेंगे ओपन डीएनए, ओपन डीएनए। इसको हम बोलेंगे कंडेंस्ड डीएनए, और इसे हम बोलेंगे फुली कंडेंस्ड डीएनए। ठीक है, तो बच्चा जब कंडेंस डीएनए की फॉर्म में, डीएनए जब कंडेंस फॉर्म में होता है तो हम इसे तब बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड, और जब फुली कंडेंस फॉर्म में होता है तो हम इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, जीन्स क्या होते हैं, जो जीन्स, वो जीन ओपन डीएनए में भी प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। कंडेंस डीएनए में भी जीन प्रेजेंट होते हैं और फुली कंडेंस में भी जीन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बट जो जीन ओपन डीएनए में होता है, जो जीन ओपन डीएनए में होता है वो क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में होता है, या फिर हम कह लें इसको फंक्शनल फंक्शनल होता है। ठीक है। जब जीन क्रोमैटिन थ्रेड और क्रोमोसोम पे हो, ये दोनों क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव जीन होता है इनके पास। ठीक है। ठीक है। जब डीएनए क्रोमैटिन फॉर्म में होता है तो ये रेस्ट स्टेज पे होता है। इस वक्त ये कोई काम नहीं करता, ये रेस्ट स्टेज पे होता है। ठीक है। और जो क्रोमोसोम होता है ये क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन होती है मेटाफेज में। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम किसमें होती है, इसकी मेटाफेज में। ठीक है। हमने लिया सेल। तो जो डीएनए होता है ये कहां पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। डीएनए होता है किसमें प्रेजेंट, न्यूक्लियस में। तो बेटा जो डीएनए होता है ये पता इसकी लेंथ होती है 2.2 मीटर। तो इतना बड़ा धागा एक न्यूक्लियस के अंदर कैसे प्रेजेंट होता है ना। छोटा सा न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर इतना बड़ा धागा कैसे प्रेजेंट होता है। हमारी जो बॉडी है मिलियन सेल की बनी हुई है, हेड टू टो एक जैसे सेल है। तो छोटे छोटे सेल हुए, तो सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो भी छोटा होगा। तो ये इतना लंबा 2 मीटर का धागा एक छोटे से न्यूक्लियस में कैसे प्रेजेंट है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, डीएनए की होती है पैकेजिंग। ठीक है। डीएनए की होती है पैकेजिंग। जब इसकी पैकेजिंग होती है तो पैकेजिंग कौन कराता है इसकी, हिस्टोन्स। हिस्टोन्स इसकी क्या कराते हैं, पैकेजिंग। तो हिस्टोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, डीएनए को पैक करने का काम करते हैं। ठीक है। इसकी जब पैकेजिंग होती है तो ये किस में बदल जाता है, क्रोमैटिन थ्रेड में। और यही क्रोमैटिन थ्रेड किस स्टेज में होता है, ये रेस्ट स्टेज में होता है, रेस्ट स्टेज में। ठीक है। इस स्टेज में ये कोई भी काम नहीं करता। ठीक है। फिर क्या होती है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होती है तो मेटाफेज में, जो मेटाफेज होता है, जो मेटाफेज होता है जहां पे होती है क्रोमोसोम की फॉर्मेशन। यहां पे होती है क्रोमोसोम की फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कई बार पेपरों में कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, वो बनते हैं मेटाफेज में। जो क्रोमैटिन थ्रेड है वो किस स्टेज में होता है, जब भी क्रोमैटिन थ्रेड का क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा जो क्रोमैटिन थ्रेड होता है वो रेस्ट स्टेज में होता है। पैकेजिंग कौन कराता है, हिस्टोन प्रोटीन्स करवाते हैं। ठीक है।
तो बेटा ये है एक डीएनए। तो डीएनए टू फॉर्म में होता है, या तो लीनियर फॉर्म में होगा या फिर सर्कुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हमने डीएनए लिया। ठीक है, ये क्या है? डीएनए। डीएनए है, ये लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है या फिर सर्कुलर फॉर्म में भी। सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए किसमें होता है? बैक्टीरिया में। ठीक है, तो बच्चे ये जो डीएनए है, जो जीन है, ये जीन है। तो जीन क्या है? एक अलग पार्ट नहीं है डीएनए का, ये डीएनए का ही क्या है? एक सेगमेंट है। ठीक है, और जी क्या है? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए है। ये डीएनए का क्या है? फंक्शनल सेगमेंट। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो बाकी जो डीएनए जहां पे जीन्स प्रेजेंट नहीं है उसको हम बोलते हैं जंक डीएनए, जो क्या है? नॉन फंक्शनल। ओके, तो बच्चा ये जो जीन है, ये क्या करवाता है? ये कोड करवाता है किसको? स्पेसिफिक प्रोटीन को। कोड स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ठीक है, इनके पास क्या होती है? इनके पास होती है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, जो क्या करती है? इंफॉर्मेशन कैरी इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन होती है? विच प्रोटीन टू बी कोडेड, विच प्रोटीन टू बी कोडेड। ठीक है, फिर जाके जब प्रोटीन कोड होती है, फिर जाके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, इसका एंडोमॉर्फ कैसे है? क्यों? हमने लिया सेल, तो सेल का जो न्यूक्लियस होता है वहां पे होता है डीएनए। ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होती है? दो मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, टू मेम्ब्रेन्स, आउटर और इनर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये कहां पे पाया जाता है? अटैच टू न्यूक्लियस। ठीक है, ओनली, ठीक है, ओनली ऑर्गेनील है जो किसके साथ अटैच पाई जाती है? न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, तो क्या होता है बच्चे कि राइबो जो डीएनए होता है, जब डीएनए से डीएनए बनता है उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जब एमआरएनए बन जाता है, किसके अंदर बनता है एमआरएनए? न्यूक्लियस के अंदर। एमआरएनए कहां पे बनता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, जो एमआरएनए बन जाता है, जो एनपीसी के थ्रू क्या आ जाता है? साइटोसोल में प्रेजेंस, इसको हम बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है, तो एनपीसी क्या है? एनपीसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो एमआरएनए एनपीसी के थ्रू क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, जहां पे इसको मिलता है राइबोसोम, जहां पे इसको मिलता है राइबोसोम। ठीक है, जब दोनों मिलते हैं तो इसमें क्या होता है? यहाँ पे होती है
ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन होती है तो क्या बनता है? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की फॉर्मेशन कहां पे होती है? साइटोसोल में। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एमआरएनए फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस के अंदर, साइटोसोल के अंदर फॉर्मेशन होती है प्रोटीन की। जब प्रोटीन बन जाता है, जब प्रोटीन बन जाता है तो इसकी होती है टारगेटिंग। तो प्रोटीन को कहां पे पहुंचाना होता है? डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के पास। ठीक है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के पास प्रोटीन को पहुंचाना होता है, फिर जाके जो करैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, फिर करैक्टर्स जाके क्या होते हैं? एक्सप्रेस होते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉगमा। इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। जीन है, किस पे प्रेजेंट है? डीएनए पे। ठीक है, फिर क्या बनता है? एमआरएनए बनता है, फिर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उससे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये क्या है? ये क्या है? एक सेंट्रल डॉगमा है। इसी से हमें पता चलता है कि जो हमारा जेनेटिक मेकअप होता है, जो जेनेटिक मेकअप होता है बॉडी का, इज टोटली डिपेंड ऑन सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, जो हमारे अंदर के जो जेनेटिक मेकअप होता है वो टोटली किस पे डिपेंड होता है? सेंट्रल डॉगमा पे। नेक्स्ट हम करते हैं मोनोप्लाइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, या फिर पॉलीप्लॉइड क्या होता है। या फिर हैप्लॉइड क्या होता है। ठीक है, तो 50 का क्वेश्चन है। तो मोनोप्लाइड बेटा इसमें क्या होता है? जैसे हमने क्या किया, एक सेल लिया, ठीक है, इसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम का एक सेट है, जैसे क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3। तो कितने सेट है इसमें? क्रोमोसोम के एक सेट है। वन बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोप्लॉइड। ठीक है, वैसे ही सेम है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड में क्या होता है? उसमें भी 2 सेट होते हैं, किसके? क्रोमोसोम के। 2 सेट होते हैं, किसके? क्रोमोसोम के। और उसे हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। 2 बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड। फिर आते हैं हमारे पास पॉलीप्लॉइड की कंडीशन। तो पॉलीप्लॉइड होता है कि बहुत सारे, ठीक है, मैनी बेसिक सेट्स, मैनी बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें हम मानते हैं डिप्लॉइड
ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड या फिर हेक्साप्लॉइड। बहुत सारे होते हैं, ठीक है, सो ऑन। तो ट्रिप्लॉइड में क्या होता है, कितने बेसिक सेट होते हैं, 3। टेट्राप्लॉइड में होते हैं 4। पेंटाप्लॉइड में होते हैं 5 और हेक्साप्लॉइड में होते हैं 6। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं कि हैप्लॉइड क्या होते हैं। हैप्लॉइड्स, तो बेटा इसमें क्या होता है, जो हैप्लॉइड्स हैं ये बनते हैं मियोसिस में। हैप्लॉइड किस में बनते हैं, मियोसिस में। तो इसमें क्या होता है, जैसे मेल फीमेल, ठीक है, तो मेल के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। फीमेल के पास भी कितने होते हैं, 46। तो इनके जो जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स, जर्म सेल से क्या बनते हैं, गैमेट्स। जर्म सेल से बनते हैं गैमेट्स, और जर्म सेल को हम बोलते हैं गैमेट मदर सेल। ठीक है, तो जर्म सेल में कौन सी प्रोसेस होती है, जहां पे होती है मियोसिस, यहां पे होती है मियोसिस। तो मियोसिस क्या है, एक रिडक्शन प्रोसेस है, एक रिडक्शन प्रोसेस है, जिसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे मेल के पास कितने, 46 क्रोमोसोम है, फीमेल के पास भी क्या है, 46 क्रोमोसोम है। जब जर्म सेल्स में मियोसिस होगी तो वो क्या बनाएंगे, गैमेट्स। तो जो गैमेट्स होंगे उसमें क्या हो जाएगी, मियोसिस हुई, मियोसिस की वजह से क्या हो जाएंगे, गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 23। तो मेल का जो गैमेट होगा वो होगा स्पर्म, और जो फीमेल का गैमेट होगा वो होगा एग या फिर ओव्यूम। ठीक है, तो स्पर्म में भी 23 होंगे और एग में भी 23 होंगे। तो इसी को हम बोलेंगे हैप्लॉइड सेल, क्योंकि यहाँ इसका क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ। स्पर्म का भी क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया, तो इसको हम बोलेंगे हैप्लॉइड सेल। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है बेटा, जब इसमें होगी फर्टिलाइजेशन या फिर हम बोल सकते हैं फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन या फिर बोलेंगे हम फ्यूजन, तो ये क्या बनाएगा, जायगोट। ठीक है, ये क्या बनाएगा, जायगोट। 23 क्रोमोसोम मिलेंगे स्पर्म के और 23 मिलेंगे एग के, तो ये क्या बनाएंगे, 46 क्रोमोसोम। तो जायगोट के पास कितने क्रोमोसोम होंगे, 46, जिसे इसलिए जायगोट जो होता है वो क्या होता है, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड सेल। ठीक है, मेल, मेल और फीमेल में होते हैं डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, जब उनकी जर्म सेल में मियोसिस होती है तो क्या बनते हैं, गैमेट्स। जो गैमेट्स बनते हैं उसमें जो उनका क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ मियोसिस। मियोसिस क्या है, एक रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो स्पर्म और जो एग है वो क्या है, गैमेट्स हैं, तो उनका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो क्या होगा, हाफ होगा। 23 पेयर होंगे दोनों के पास, स्पर्म के पास 23, एग के पास 23। तो फिर जब उनमें क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, तो वो क्या बनाएंगे, जायगोट। और जायगोट जो बनेगा, 23 क्रोमोसोम स्पर्म से मिलेंगे, 23 एग से मिलेंगे, तो वो जायगोट क्या हो गया, एक डिप्लॉइड सेल हो गया। स्पर्म और एग क्या हो गए, हैप्लॉइड सेल।
अब नोटिस पेपर रखा। नेक्स्ट हम करते हैं कि करैक्टर्स क्या होते हैं और ट्रेड्स क्या होते हैं और इनमें डिफरेंट क्या है। ठीक है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो करैक्टर्स बेटा, जैसे कि हर ह्यूमन बींग्स में करैक्टर होते हैं। हम बोलते हैं ना कि आईज, आईज क्या है, सभी ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में भी है, हियर सब में है। तो ये क्या हो गए, करैक्टर्स। ठीक है, ये तो हमें पता है कि सब में ये चीजें प्रेजेंट है, तो इसको हम करैक्टर्स बोलेंगे। जैसे हम लेते हैं हाइट। ठीक है, हाइट ले लिया, या फिर हम लेते हैं आई कलर। ठीक है, या फिर हम लेते हैं सीड शेप ले लेते हैं, या फिर हम लेते हैं फ्लावर कलर। ठीक, ये तो हमें पता है कि हाइट भी होती है, आई कलर भी होता है, सीड शेप भी होते हैं, फ्लावर कलर भी होते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, करैक्टर्स। इसको हम बोलेंगे करैक्टर्स। ठीक है, फिर एक्चुअली क्या होता है बच्चा, हाइट की टू फॉर्म्स होती हैं, जहां तक टॉल हो गई या फिर डॉर्फ हो गई। ठीक है, आई कलर भी बहुत सारी फॉर्म्स में होते हैं, जहां ब्राउन कलर आईज हो गई, ब्राउन आईज हो गई, ब्लू आईज हो गई, रेड आईज, ब्लैक आईज। ठीक है, तो सीड्स जो होते हैं इनकी भी टू शेप्स होती हैं, जहां तो हम इनको बोल सकते हैं रिंकल, रिंकल शेप, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लैटन शेप, टेड शेप। फ्लावर कलर भी डिफरेंट, आपको सबको पता है। फ्लावर येलो भी होते हैं, रेड भी होते हैं, पिंक भी होते हैं, या फिर ग्रीन होते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं। तो जिन करैक्टर को हम इजिली जिन करैक्टर को हम इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेड्स। ठीक है, करैक्टर जो हमें इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेड्स। करैक्टर्स which are easily detectable, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड्स। आईज है, आई क्या है, एक करैक्टर है, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईज है, तो वो क्या होगी, ट्रेड्स हो गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो करैक्टर्स हैं इसके वेरिएंट्स क्या हो गए, ट्रेड्स। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो, ट्रेड्स आर वेरिएंट्स ऑफ करैक्टर्स। ठीक है, और जो करैक्टर्स होते हैं इनको कंट्रोल कौन करता है, जीन। करैक्टर्स को कंट्रोल करता है जीन, कंट्रोल्ड बाय जीन्स। करैक्टर्स को कंट्रोल करता है जीन, तो ट्रेड्स को कौन कंट्रोल करता है, ट्रेड्स को कंट्रोल करता है, ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय एलील्स। ठीक है, अरे अब जे एलील्स क्या है, करैक्टर्स आपने पढ़ लिए, ट्रेड्स आपने पढ़ लिए, जीन्स आपने पढ़ लिए, पर जे एलील्स क्या है,
बेटा एक्चुअली क्या है, जो करेक्टर्स के वेरिएंट है उसको हम बोलते हैं ट्रेट्स, ठीक है। वैसे ही जीन के वेरिएंट्स हैं एलील्स, ठीक है। तो करेक्टर्स के वेरिएंट क्या है, ट्रेट्स के वेरिएंट क्या है, करेक्टर्स। ट्रेट्स आर वेरिएंट्स ऑफ करेक्टर्स, alleles are variants of genes, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे एलील्स क्या होते हैं, ठीक है। तो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमें लाइक भी कीजिए और हमें